नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगे, आपके लिए स्ट्रैटेजीज भी लेकर आएंगे। लेकिन शो की शुरुआत में बात करेंगे ला नीना की, क्योंकि भारत में जल्द ही कमजोर ला नीना आ सकता है, क्योंकि ला नीना के कैरेक्टरिस्टिक्स में सुधार हुआ है। जनवरी मार्च तक लगभग 57% आने की संभावना है। ला नीना से कितना पड़ेगा असर, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा, साथ ही एफएसएल के वीपी नवनीत दमानी और कोरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए। बातचीत करेंगे स्ट्रैटेजीज पर भी आगे जाकर, लेकिन पहले ला नीना के इम्पैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं। तो शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो एस्टिमेट्स WMO की तरफ से आए हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं ला नीना के, और अगले 3 महीने में ये आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की स्थिति दिख रही है फिलहाल? जी नमस्कार दीपाली। देखिए, ला नीना की स्थिति इस वक्त ये है, जो हम गो नो गो कहते हैं उसी तरह की है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 50% का चांस तो यही रहा ना कि उसकी पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी। और हमने जैसे देखा ना, तो पहले इसकी हम उम्मीद कर रहे थे मानसून के दिनों में आएगा, लेकिन अब तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसमें कि दक्षिण भारत में वर्षा होती है, अभी तो दिसंबर में वो भी खत्म हो जाएगा। तो दिसंबर में तो आने वाला नहीं है ला नीना। तो अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जनवरी फरवरी की बात करेंगे, देखिए जितना डिले अभी हो रहा है उसके चांस उतने ही कम हो रहे हैं, अब लेके चलिए। और अगर बाय चांस अगर परिस्थितियां बन भी जाती हैं, हल्का फुल्का माइल्ड सा ला नीना की कंडीशन बनती भी है, तो बहुत कम समय के लिए बनेगी, जिसको कि मैं मेरी समझ में तो उस छोटे समय के लिए, कम समय के लिए अभी तक तो कभी मैंने ला नीना नहीं देखा। ला नीना कम से कम 5 महीने के लिए बना है। लेकिन अगर इस बार बनेगा भी तो अर्ली स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, मार्च के बाद से एक बार फिर से स्थिति जो है एनसो न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर हो भी जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए, और मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा अभी, जैसे कि ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने कहा है कि लग नहीं रहा कि इस बार ला नीना। हालांकि ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया है उनके स्टैंडर्ड अलग हैं, और जो एनसेट नोवा जो अमेरिकन है उनके स्टैंडर्ड अलग हैं। आ सकता है जरूर, लेकिन जनवरी से पहले तो नहीं आएगा, और रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 6-8 सप्ताह की बात रहेगी, हफ्ते की बात रहेगी। और उसके अंदर उसका कोई खास असर देखने को मिलेगा हमारे जो वेदर कंडीशंस पर, वो नहीं होने वाला। जी इनफैक्ट शर्मा साहब, जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, हालांकि उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स के आने के बाद एक चर्चा ये जरूर शुरू हुई है कि डिलेड विंटर्स भले ही रहे हों, लेकिन सर्दियां इस बार थोड़ी ज़्यादा हार्श हो सकती हैं। हार्श विंटर्स के साथ साथ हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है। अब जैसे आपने मेंशन किया कि उतना 6-8 हफ्तों तक ये असर रहेगा, वो भी उतना ज़्यादा नहीं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो डिलेड विंटर्स के बाद आगे के मौसम की चाल कैसी रहेगी, सर्दियों के हिसाब से, स्नोफॉल के हिसाब से? अगर आपको याद हो, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। दिसंबर तक कोई बारिश नहीं हुई थी, जनवरी फरवरी में जाके स्नोफॉल हुआ था। इस बार हालांकि थोड़ी शुरुआत जरूर हो गई है, स्नोफॉल हुआ है, लेकिन अभी का स्नोफॉल जो है ये केवल जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है ज्यादातर उनमें हुआ है। हाँ, जो निचले क्षेत्र मनाली जैसे और शिमला के आसपास के क्षेत्रों में वहां भी थोड़ा हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का स्नोफॉल हुआ है। ज्यादातर हम इसकी उम्मीद करेंगे स्नोफॉल की अभी तो क्रिसमस न्यू ईयर के पास। अभी अगले जो 10-12 दिन है, उसमें कोई विशेष स्नोफॉल नहीं होने वाला। विशेष स्नोफॉल क्या, मौसम क्लियर हो जाएगा और 48 घंटे के बाद पूरे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है पहाड़ी क्षेत्रों में, और उसके बाद से क्रिसमस के बाद ही कोई संभावना रहेगी अगर स्नोफॉल होता है, जो कि एक बहुत सामान्य सी चीज होगी। न्यू ईयर और क्रिसमस के आसपास स्नोफॉल होना एक सामान्य सी बात है, और इस बार भी आसार ज्यादा वही रहेंगे, जैसे श्रीनगर जैसी जगह में, शिमला जैसी जगह में, और अच्छी तरह से मनाली जैसे क्षेत्रों में स्नोफॉल है, तो तभी उसकी उम्मीद की जा सकती है। और डिलेड विंटर की आपने बात की, हाँ, इस बार जैसे अभी पिछले 2-3 दिन से मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे गिरा है। दिल्ली की बात करें तो आज तो यहाँ कोल्ड वेव कंडीशन का पहला दिन भी था, कोल्ड वेव कंडीशन भी बनी, लेकिन ये अभी बिल्कुल सर्दी
ज़रूर है, लेकिन वर्षा की बात करें तो नामात्र क्या है, वर्षा हुई ही नहीं है और अभी होने वाली भी नहीं है मैदानी क्षेत्रों में। तो डिलेड विंटर ज़रूर लेके चलेंगे, रेनफॉल भी ज़रूर लेके चलेंगे और ऐसा आम तौर पर होता है, जब भी ये डिलेड स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और हमें फरवरी के महीने में, मार्च के महीने तक भी बारिश देखने को मिलती है और ऐसा ही इस बार भी संभावित है और जनवरी, फरवरी में हमें स्नोफॉल ज़रूर अच्छा वाला देखने को मिलेगा पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी और जो पूर्वोत्तर है उनके क्षेत्रों में भी ऐसा संभावना बनेगी। जी। ओके। दिल्ली में कैसे रह सकते हैं मौसम, यहाँ से अगर अगले कुछ हफ्तों का आउटलुक लेना चाहें तो आपसे, और साथ ही साथ नॉर्दर्न हिल्स का भी? देखिए, मैंने कहा दिल्ली में तो वर्षा तो नहीं होनी है। इस पूरे ओके। दिसंबर की बात करें, अगर कुछ होगा तो क्रिसमस के बाद जाके थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगले 15 दिन में कोई ऐसा अनुमान नहीं है कि वर्षा दिल्ली में हो। अगर वर्षा नहीं होती है तो उसके साथ-साथ तापमान में गिरावट ज़रूर रहेगी। तापमान जो न्यूनतम तापमान है, कम से कम तापमान जो होता है, वो 5 डिग्री या उससे उससे कम का बना रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ अगले 5, 6, 7 दिन तक ऐसे ही आसार बने रहेंगे और ऐसा होगा कि जो वीकेंड सैटरडे, संडे के आस-पास जो होगा, तापमान में और गिरावट आएगी। कोल्ड वेव कंडीशन की स्थिति बनी रहेगी। मैदानी भागों में भी और दिल्ली में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और शर्मा साहब आपसे समझना चाहेंगे, ये इनफैक्ट पिछला पूरा 1 साल अगर हम देखें तो ज़्यादातर मौसम ने किसानों का मूड काफ़ी बिगाड़ा है, फसलों को भी नुकसान हुआ है, फिर चाहे वो बेमौसम बारिश हो और अब डिलेड विंटर्स ही क्यों ना हो। कुछ अनुमान तो ये भी जताए जा रहे हैं कि वीट की सोइंग और कुछ रबी क्रॉप्स की सोइंग पर भी डिलेड विंटर्स की वजह से रुकती हुई दिखाई दी है। आप कुछ असर देखते हैं क्या सो फार? देखिए, अभी तक तो जैसे तापमान सामान्य से अधिक चल रहे थे। जो रबी की फसल है, बुआई के टाइम में या उसके आस-पास जो है, मौसम ठंडा होना चाहिए, जो कि सामान्य से ज़्यादा था, तापमान ज़्यादा थे। तो पर ये अर्ली डेज़ हैं। हालाँकि अगर तापमान कम होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देर आए सवेर आए, अब तो तापमान कम हो गए। हालाँकि वर्षा वैसे तो दिसंबर के मिड तक दिसंबर में वर्षा बहुत कम होती है। पिछले साल की भी बात करें तो ट्रेस ऑफ रेनफॉल हुआ था दिल्ली में दिसंबर के महीने में। तो लेकिन क्रिसमस और उसके बाद से वर्षा में ज़रूर बढ़ोतरी होनी चाहिए, नहीं तो फसलों पे फसल जितने भी रबी की फसल है, चाहे वो मेन हम व्हीट की बात करें, जो बाकी जो ग्राम और मस्टर्ड की बात करें, उन पे असर ज़रूर पड़ता है उसका, पर परिस्थितियाँ ऐसी ज़रूर बनेगी जो क्रिसमस और न्यू ईयर के आस-पास हमें वर्षा में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और फसलों के अनुकूल जो मौसम है, वो ज़रूर बदलाव लेगा और अभी ऐसी कोई चिंता की बात मुझे इस स्टेज पे नहीं दिखाई दे रही। रबी की फसल अच्छी होनी चाहिए। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, केरला और एसोसिएट रीजन में किस तरीके के हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन फेंगल की वजह से वहां पर थोड़ी चिंता हुई थी, फिलहाल कैसी स्थिति है उधर? साइक्लोन फेंगल की वजह से एक्चुअली वहाँ जो भी बरसात हुई, उसके कारण थोड़ी स्थिति वहाँ सुधरी है, अदरवाइज़ उन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम थी। इवन तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिण कर्नाटक में वर्षा कम थी। अब लगभग इस स्टेज पर तो उन क्षेत्रों में सभी में वर्षा सामान्य है। हाँ, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, जो तटीय क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के, उनमें वर्षा सामान्य से काफ़ी कम है आज के दिनों में भी। कुल मिला के बात कहें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, वो सामान्य ही है, ज़्यादा नहीं है जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन में ही, कल के दिन में भी तमिलनाडु में और चेन्नई समेत हम अच्छी वर्षा होगी। चेन्नई, पुडुचेरी हैवी रेनफॉल होना चाहिए आज और कल के दिनों में, और यही स्थिति फिर आगे केरल के स्टेट में भी ऐसी होनी चाहिए। तो दक्षिण भारत में कुल मिला के एक ये स्पेल और 3-4 दिन के बाद एक गैप रहेगा छोटा-सा और उसके बाद फिर से एक और स्पेल आने की संभावना रहेगी। तो कुल मिला के जो नॉर्थ ईस्ट मानसून दक्षिण भारत में वर्षा की स्थिति है, वो सामान्य या सामान्य से अच्छी ही रहेगी, खराब होने की संभावना नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और बताने के लिए क्या स्थिति फिलहाल अक्रॉस नेशन बनी हुई है, ला नीना का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। रवि देवरा भी हमारे साथ बने हुए। रवि, रबी क्रॉप्स या वीट के स्विंग पर आप कुछ इम्पैक्ट देखते हैं क्या? ऑल्दो अगर हम पिछले 20 दिन, 25 दिन या महीने भर पहले बात करें तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि कोई इम्पैक्ट होगा नहीं डिलेड विंटर्स का सोइंग पर, लेकिन रिसेंटली कुछ कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं। आप कैसे देखते हैं?
जब से विंटर काफ़ी डिले आ रहा है, इन पर्टिकुलर अगर डिले के साथ अगर शॉर्टन हुआ तो आई थिंक इसके कंसर्न आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। अभी भी देखें तो थोड़ा टाइम है। हालाँकि क्रॉप में जो भी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से मीन्स कि नुकसान हो चुका है। इन पर्टिकुलर अराइवल में देरी होगी। अदरवाइज़ मन मुझे नहीं लग रहा है कि मीन्स जो 2 से 3 दिन से जो वेदर में चेंज हुआ है, आई थिंक ये एक अच्छी कंडीशन है। करंट जो क्रॉप खड़ी है इसमें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डिले का प्रॉब्लम होगा क्योंकि अराइवल्स जो है वो जनवरी से मार्च तक का बड़ा टाइम है, उसमें फरवरी से अप्रैल मीन्स के 1 महीने शायद डिले होगी। तो इस हिसाब से जो भी क्रॉप है जिसके रबी के अंडर में पर्टिकुलर व्हीट है, इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकता है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा इनिशियली मीन्स के खराब होने की भी संकेत है। स्पाइसेस में पर्टिकुलर जीरा एंड धनिया में भी सोइंग की काफ़ी डिले की बात चल रही थी और अभी भी इतना ज़्यादा रिकवरी नहीं आई। तो 2-3 कमोडिटी है वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट सीवियर होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी ठंडी चालू मौसम ने चेंज किया है, शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यील्ड में ना आए बट डिले डेफिनिटली आपको देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई मौसम की और इसके लाइकली इम्पैक्ट की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। नवनीत दमानी, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। आप देखते रहिए कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ है एमएफएसएल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और साथ ही कोर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा। बात करते हैं हम ट्रेड्स की। पहले पूछ लेते हैं हमारे दोनों ही गेस्ट की ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे, उसके बाद बाकी ट्रेड्स को भी समझेंगे। नवनीत नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी। हमने लास्ट 2 दिनों 3 दिनों में गोल्ड को एक बहुत ही अच्छी बढ़त लेते हुए देखा है। करीब 2000 पॉइंट के ऊपर की बढ़त देख चुके हैं हम गोल्ड प्राइसेस में। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन या पॉज आ सकता है गोल्ड प्राइसेस में और एक करेक्शन ड्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से करीब 300 से 500 पॉइंट रिट्रेसमेंट आपको गोल्ड प्राइस में देखने मिल जाए तो एक सेल की स्ट्रेटेजी बनती है। हाउएवर मीडियम टर्म की अवधि में अभी भी तेजी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो शॉर्ट टर्म में ही ये सेल का स्टैंस रहेगा। दूसरा मोमेंटम हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में, जो कि बहुत मेजर कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा उठा-पटक का माहौल देखने मिल रहा है। अगर ये 5900 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे सस्टेन होता है तो क्रूड में एक नई बाइंग इमर्ज हो सकती है जो कि प्राइसेस को 6050 तक ले जा सकती है। करीब 150 पॉइंट का अपसाइड रहेगा। तो 5900 के ऊपर के एक ब्रेकआउट का वेट करिए फॉर 150 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस आएगा 5820 का। ओके, रवि आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नॉन एग्रीपेक्स से आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा 7 बजे आना है। ये वेंसडे और नेक्स्ट वेंसडे काफी इंपॉर्टेंट है। आज जो सीपीआई डेटा है वो लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा है फेड की पॉलिसी के पहले, तो काफी उठापटक होगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अगर ये डेटा के पहले कम रिस्क ले पर्टिकुलर मेटल्स में बुलियन में वो अच्छा होगा। हालांकि मैं नवनीत जी से सहमत हूँ, हायर लेवल पे थोड़ा गोल्ड में रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्योंकि आज डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। आज का जो मेरा पिक होगा नॉन एग्री बास्केट से वो नेचुरल गैस होगा। नेचुरल गैस में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है डेटा का, तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैसे भी सीजनलिटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। 275 पे बाय करें, 272 वुड बी स्टॉप लॉस और अपर साइड 285 तक के लेवल आपको वहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और एग्री बास्केट से धनिया में रिकमेंडेशन होगा। यहाँ पे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट टाइट हो चुके थे पर्टिकुलर, इस टाइम पे इतना सोइंग का डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो मुझे लग रहा है कि अगले जो कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे आप बाय करें 7880 पे, स्टॉप लॉस 7800 का लगा और 8000 तक के लेवल आपको कल तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज रही आपकी कुरेंडर पर। लेकिन रवि, अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों की बात करना चाहें तो यहाँ आपका आउटलुक क्या है गोल्ड पर, स्पेशली इसलिए क्योंकि इस हफ्ते ग्लोबल पॉलिसीज़ के हिसाब से, मीटिंग्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। फेड आउटकम पर नजरें बनी हुई हैं। ऑलरेडी हमने प्राइसेस को सपोर्ट आते हुए देखा है मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से, और साथ ही साथ चाइना बैंक्स की तरफ से जो बाइंग हुई है। कैसे देखते हैं आप फिलहाल ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल्स और प्राइसेस पर क्या व्यू है? जी, लास्ट 7 दिनों में जो डेवलपमेंट आया गोल्ड में, वो पिछले 7 दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि गोल्ड प्राइसेस एक करेक्टिव माहौल में आ रहे हैं और फिर से एक रीजनेबल करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। बट सडनली चाइना ने अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करने की पॉसिबिलिटी दिखाई है। एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी का डिस्कशन वहाँ पे शुरू हुआ है। साथ-साथ में मिडल ईस्ट एरिया में थोड़ा-सा टेंशन डेवलप होता हुआ नज़र आया है। चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने 6 महीने के पॉज़ के बाद में इस बार फिर लास्ट मंथ अपने रिजर्व्स में गोल्ड ऐड किया है और उसके साथ-साथ डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत आपको एक वापस हलचल देखने मिल रही है। तो ऑल फैक्टर्स हैव कम टुगेदर इन द लास्ट 1 वीक, जिसकी वजह से एक अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। एंड आज सीपीआई का जो डेटा आएगा वो मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट ट्रेंड सेट इन कर सकता है।
ऑल्सो लास्ट वीक अगर हम देखें तो 50% पॉसिबिलिटी थी दिसंबर महीने में एक 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की। वो पॉसिबिलिटी अब बढ़ के करीब-करीब 80% के आसपास हो चुकी है, व्हिच इज इंडिकेटिंग कि मोर देन लाइकली एक पॉसिबल कट आपको अगले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है, व्हिच इज आल्सो सपोर्टिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे फैक्टर्स ऑलरेडी एक बुलिश पॉसिबिलिटी या बुलिश रुझान दे चुके हैं। अगर सीपीआई के आंकड़ों में थोड़ी भी इधर-उधर हुई, तो एक एक रीजनेबल फॉल आपको एक देखने मिल सकता है अगले 1-2 दिनों के लिए। वो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, बट आई एम प्लेइंग दिस शॉर्ट टर्म करेक्शन फॉर 500-700 रुपीस डाउन साइड। ओके, बेस मेटल्स पर रवि आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर हमने थोड़ी सी वोल्टिलिटी देखी है, जो तेजी का एक्शन है वो मिसिंग है। कैसे देखते हैं पूरे ही बेस मेटल पैक को और कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या? बेस मेटल में ऑलवेज जब होप होती है कुछ अच्छी पॉलिसी आएगी तब काफी अच्छी रैली हो जाती है, और जब एक्चुअल पॉलिसी आती है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, यही ट्रेंड है। आई थिंक कोई ज्यादा फंडामेंटल में परिवर्तन नहीं है। आज थोड़ा डॉलर इंडेक्स प्राइसेस को रजिस्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज टिल इवनिंग जब यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तब तक थोड़ा मुझे लग रहा है प्राइसेस में प्रेशर रहेगा। हालांकि ये कंपेरेटिव अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी डेटा के बाद आपको रखना चाहिए। पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आ चुकी है और चाइना जिस हिसाब से सीरीज ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेजर्स ले रहा है, आगे जाके ये इसके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और इसका फायदा आता दिखेगा। थोड़ा टेंशन है जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प की पॉलिसी के ऊपर, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज ट्रेड वॉर की मार्केट उसको मैप कर रहा है। हालांकि अभी इसको आने को 2-3 महीने का टाइम है। 20 को सफर लगे उसके बाद पॉलिसीज बनेगी। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये करेक्शन है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। पर्टिकुलर चाइना ड्रिवन फंडामेंटल वाले दोनों कमोडिटी कॉपर एंड जिंक जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपर 824 का सपोर्ट है, बाय करे सपोर्ट के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 817, अपर साइड 842 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और जिंक में भी मुझे लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 290 बाय करना चाहिए, 287.05 का स्टॉप लॉस और अपर साइड 295 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस मेटल पैक से। जिंक पर एक ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ 291 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। शुक्रिया नवनीत और रवि आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।